Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss risk assessment. There are 5 steps of risk assessment. हमें मालूम है कि risk hazard में मौजूद है. So first of all, we have to identify those hazards which creates risk in the workplace. जितने भी hazards हमारे पास workplace में मौजूद हैं, जो कि हमारे लिए खतरे का सबब बन सकते हैं, जो हमारे लिए रिस्क का सबब बन सकते हैं, नुकसान का सबब बन सकते हैं, we have to identify those hazards. If there are 10 hazards, identify all the 10 hazards. Do not miss any hazard. जितने भी hazards है वो सब आपने identify करने. Next step, identify the people who might be harmed and how. आपने वो group of people identify करने हैं जिनको खतरा इन हैजर्ड से है, जिनको नुकसान इन हैजर्ड से मिल सकता है, वो सब ग्रुप ऑफ पीपल आपने आइडेंटिफाई करने हैं. इसमें वर्कर्स भी होंगे, ऑपरेटर्स भी होंगे, ड्राइवर्स भी होंगे, मेंटेनेंस टीम, क्लीनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, पब्लिक, पेडिस्ट्रियंस, जितने भी हो, विजिटर्स, ये सब आपने आइडेंटिफाई करने हैं. और ये लोग मुतासिर कैसे होंगे, जो हैजर्ड है उसका नेचर क्या है, इज इट अ सेफ्टी हैजर्ड और अ हेल्थ हैजर्ड. तो नुकसान क्या मिलेगा बंदे को, या वो डिसेबल होगा, वो इंजर्ड होगा, फर्टिलिटी हो सकती है या बीमारी हो सकती है. तो कौन सी बीमारी लग सकती है, हाउ का मतलब यही है कि बंदा या ये जो एक्सपोजर है या ये जो बंदा एक्सपोज हो रहा है वो कैसे नुकसान पाएगा, व्हाट टाइप ऑफ लॉस ही विल गेट. तो आपने इसको इधर एक्सप्लेन कर देना. इसके अलावा थर्ड स्टेप में आपने रिस्क इवोल्युएट करना है, रिस्क की क्वांटिटी मालूम करनी है. तो इवोल्युएशन हम 2 तरीकों से करते हैं, या तो क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा. क्वालिटी का मतलब है आप उनको क्वालिटी में डिस्क्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में आप उसको डिस्क्राइब करें, उसके उनकी खुसूसियात के बेस पे आप बताएं कि रिस्क लेवल कितना है. रिस्क लेवल लो, मीडियम, हाई, एक क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस. और आप जब नंबरिंग से करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अप टू 10 और 1 2 3, आप इन नंबर से करेंगे तो फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी. तो आपने रिस्क की इवोल्युएशन करनी है, रिस्क की इवोल्युएशन करनी है और फिर आपने फैसला करना है आया जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स है ये काफी है, अगर काफी है तो ठीक है, इफ इट्स नॉट इनफ टेक एडिशनल कंट्रोल्स. आपको लगे ये कंट्रोल्स काफी नहीं है, रिस्क लेवल अब भी ज्यादा है और कंट्रोल्स आप ले ले. फोर्थ स्टेप में आपने ये जितने चीजें आइडेंटिफाई किए या आपने इवोल्युएट किए इन सबको रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड का मतलब ये आप इनको लिख के जो फाइंडिंग्स आपको मिली आप इन सबको रिकॉर्ड में लेकर आए, इनको लिख दें. आपका जो रिस्क असेसमेंट है वो आप लिखेंगे तो रिकॉर्ड में लेकर आते हैं. आपका जो पेपर है आप उसको लिख देते हैं इसलिए कि वो रिकॉर्ड में आ जाए. इसके अलावा फिफ्थ स्टेप, रिव्यू एंड अपडेट इज नेसेसरी. रिस्क असेसमेंट रिजिड नहीं होता. सपोज आप रिस्क असेसमेंट कर लेते हो और आप एक हैजर्ड मिस कर लेते हो, आप रिव्यू करो, उसको ऐड कर दो. अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करते या कुछ वर्कर साइड पे और एक्स्ट्रा आ जाते हैं, रिस्क असेसमेंट रिव्यू करें आप. या अगर कोई कानून में कोई चेंजेस वगैरह आ जाती है तो आप इनको रिव्यू कर दे. और भी मुख्तलिफ रीजन है जिनकी वजह से रिस्क असेसमेंट रिव्यू हो जाती है. नाउ वी विल डिस्कस ईच स्टेप इन डिटेल्स. हर एक स्टेप हम डिटेल से पढ़ेंगे. आइडेंटिफाई हैजर्ड्स. फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाई ऑल द हैजर्ड्स इन द वर्कप्लेस. जितने हैजर्ड्स है वो सब आपने आइडेंटिफाई कर. इसमें सेफ्टी हैजर्ड्स भी होंगे, हेल्थ हैजर्ड्स भी होंगे. सेफ्टी हैजर्ड्स जिसमें फिजिकल इंजरी हो, हेल्थ हैजर्ड्स जिसमें डिजीजेस का हो. तो आपने ये सब हैजर्ड्स आइडेंटिफाई कर देने हैं, वो सेफ्टी हो या हेल्थ हैजर्ड्स हो, आपने ये सब आइडेंटिफाई करने. कौन कौन से हैजर्ड्स वर्क प्लेस में मौजूद है सब आइडेंटिफाई करने. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, या तो आप वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन से आपको पता चलेगा ये हैजर्ड वर्क प्लेस पे अवेलेबल है या नहीं.
और दूसरा तरीका वो टास्क एनालिसिस का है। टास्क एनालिसिस क्या है? सबसे पहले आपने एक टास्क को सेलेक्ट कर देना है, जो काम आप करने वाले हैं आप उसको सेलेक्ट करें। फिर इसी टास्क को आप मुख्तलिफ स्टेजेस में रिकॉर्ड कर दे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डिवाइड कर दे, मुख्तलिफ स्टेजेस आप इनके बनाए। फिर हर एक स्टेप या स्टेज में आप रिस्क इवोल्युएट करें, कौन से स्टेप में क्या क्या रिस्क लेवल मौजूद है, और हर एक स्टेप के लिए आप एक सेफ वर्किंग मेथड डेवलप करें, सेफ तरीके से हर एक स्टेप को कंप्लीट करें, और इसी सेफ वर्किंग मेथड को आप इंप्लीमेंट कर दें, लागू कर दें। सिर्फ डेवलप करना नहीं है, इंप्लीमेंट भी कर देना है। अगर आपको पता चले कि ये इफेक्टिव है तो आप इनकी इफेक्टिवनेस मॉनिटर करें, और जब आप मॉनिटर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा ये कंट्रोल्स या ये सेफ वर्किंग मेथड सेफ है या नहीं, तो आपने इसको मॉनिटर कर देना है। जब आपने टास्क को सेलेक्ट किया, इनको स्टेजेस में तकसीम किया या रिकॉर्ड किया, आपके पास इधर इनके हैजर्ड्स क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो दूसरा तरीका टास्क एनालिसिस का है, जिधर आप एक टास्क को मुख्तलिफ स्टेप्स में या स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तीसरा लेजिस्लेशन, बाज़ औक़ात लॉज या रेगुलेशंस हमें वाज़ेह कर देते हैं कौन कौन से हैजर्ड्स कौन कौन से एक्टिविटी में मौजूद है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उधर से हमें आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्ट में कौन सा हैजर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा प्रीवियस डेटा इंसिडेंट के हवाले से, प्रीवियस डेटा हम देखेंगे, एक प्रीवियस हादसा हुआ है जिसमें हैजर्ड सपोज वो वर्क एट हाइट में फॉल का था, तो जब हमने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ी या डेटा पढ़ा, हमें खुद पता चला कि हाइट पे जब आप काम कर रहे हैं तो फॉल का हैजर्ड होता है उधर। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो आपने अपने रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में लिखने हैं कि ये रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जो मैं बना रहा हूं, इसमें जो हैजर्ड्स आइडेंटिफाई हुए हैं वो इन तरीकों से आइडेंटिफाई हुए। आपने एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी यूज करनी है। मैं ILO चेक किया, मैंने IHC वेबसाइट चेक किया, और कुछ आपने रेफरेंसेस लिखने हैं। इसके अलावा आप इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिखें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदरूनी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, डेटास, यह इसी तरीके से आपने हैजर्ड्स वर्क प्लेस में आइडेंटिफाई कर देने। बाज़ औक़ात प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन आपने देखनी है। सपोज वर्क प्लेस पे केमिकल्स यूज हो रहे हैं, तो आपने वो जो केमिकल्स है उसकी इंफॉर्मेशन देख लेनी है। तो इंफॉर्मेशन हैजर्ड के हवाले से कहां से आई? मैन्युफैक्चरर से। उस केमिकल पे लिखा होगा ये केमिकल टॉक्सिक है या कोरोसिव है या इरिटेंट है, कार्सिनोजेनिक है, तो नेचर उस पे लिखा होगा। जब आपको नेचर का पता चला, आप उसके हवाले से कंट्रोल्स वगैरह ले सकते हैं। इसी तरह हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी हम आएंगे स्टेप नंबर 2 पे, आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क। किन किन लोगों के लिए इन हैजर्ड से खतरा है, दे आर एट रिस्क। तो जो लोग रिस्क पे है, आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई कर देना है। इसमें वर्कर्स होंगे, ऑपरेटर्स होंगे, मेंटेनेंस स्टाफ होगा, क्लीनर्स होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स, विजिटर्स और पब्लिक। तो ये लोग आपने इनका ग्रुप आइडेंटिफाई कर देना है, कौन से लोग या कौन से ग्रुप ऑफ पीपल हैजर्ड से मुतासिर हो रहे हैं। इसमें आपने वल्नरेबल ग्रुप्स को भी आइडेंटिफाई कर देना है। बाज़ औक़ात वर्क प्लेस पे यंग पीपल या यंग वर्कर्स मौजूद होते हैं। यंग वर्कर्स का मतलब है कि जिनकी उम्र 18 साल से कम हो, उनको हम यंग पर्सन कह लेते हैं। यंग पीपल या यंग पर्सन्स या यंग वर्कर्स, इनमें कुछ सलाहियतें ऐसी होती है कि वो इनको मोर रिस्क पे लेकर आ जाते। सपोज यंग वर्कर्स, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर होती है, पीर ग्रुप प्रेशर आसानी से ले लेते हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर मेंटल कैपेबिलिटीज,
वो मैच्योर ज्यादा नहीं होते, उनको एक्शंस का पता नहीं होता, कंट्रोल्स का पता नहीं होता, और विलिंग शो कर लेते हैं हर एक काम के लिए। आप उनको कोई काम दे दो तो वो कह देते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, इवन दे डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज फॉर द वर्क। काम के हवाले से उनको मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वो विलिंग होंगे काम के हवाले से। हर एक काम उनको बताओ ये करना है, वो कहें हम करेंगे। तो दिस वे दे आर पुटिंग देमसेल्फ ऑन हाई रिस्क, अपने लिए खतरे का सबब बना सकते हैं, इसलिए ये वल्नरेबल ग्रुप है। तो अगर वर्क प्लेस पे हमारे साथ यंग वर्कर्स मौजूद हो, उनके लिए हम एडिशनल कंट्रोल्स ले लेते हैं, क्योंकि उनका रिस्क लेवल ज्यादा है, जो कि हम नॉर्मल वर्कर्स के लिए नहीं लेते। सपोज उनके लिए हम क्या कर लेते हैं, हाई रिस्क एक्टिविटीज के लिए हम इनको एलो नहीं करते, आसान आसान काम इनसे करवा लेते। इसके अलावा यंग पर्सन्स अगर वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो तो उनके वर्क पैटर्न्स हम महदूद कर लेते हैं, ज्यादा लॉन्ग आवर्स के लिए हम उनसे काम नहीं लेते। वी लिमिट देम फॉर लिमिटेड आवर्स, कुछ घंटे काम करें, ओवर टाइम वगैरह हम उनसे नहीं लगाते, और कोशिश हमारी ये होगी कि हम उनसे दिन में काम करवाए, रात को नहीं, क्योंकि अंधेरा उनके लिए और भी रिस्क इंक्रीज कर लेता है। इसी तरह हम उनको ट्रेन करवाए, यंग वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दे एज कंपेयर टू कॉम्पिटेंट वर्कर्स, और उनके लिए एक सुपरवाइजर अरेंज करें ताकि वो इनके काम को मॉनिटर करे, और अगर काम के हवाले से इनको कुछ मसला हो तो एक मेंटर साइड पे होना चाहिए ताकि वो इनको गाइड करे, ये काम इस तरीके से आप करोगे तो सेफ रहोगे। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन प्रोटेक्ट यंग वर्कर्स। आपको रिस्क लेवल का भी पता चला और आपने उसके अगेंस्ट एक्शंस भी लिए, कंट्रोल्स भी ले लिए, सो द यंग वर्कर्स आर सेफ। इसके अलावा हमारे साथ वर्क प्लेस पे बाज औकात न्यू और एक्सपेक्टेंट मदर्स होती है। वो मदर्स जिनके रिसेंटली बच्चे पैदा हो, न्यू मदर्स, और एक्सपेक्टेंट जिनके डिलीवरी डेट्स करीब, तो ऐसे मदर्स के लिए हमने रिस्क असेसमेंट में स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स करनी है। सपोज एक वर्क प्लेस पे एक मदर काम कर रही है, इफ देयर इज एनी रिस्क फॉर हर, इट मे बी अ रिस्क फॉर द न्यू बेबी, बच्चे के लिए भी मसले बन सकता है, इसलिए हमने इनको प्रोटेक्ट करना है। और नॉर्मली मसले किन चीजों से होते हैं ऐसे मदर्स के लिए? नॉइस से, रेडिएशन से, लॉन्ग हावर से, सब्सटेंसेस जो कि खतरनाक हो, केमिकल जो कि खतरनाक हो, रेडिएशंस, नाइट शिफ्ट वर्क हो गया, स्ट्रेस हुआ, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनके लिमिटेशंस हम लगा ले ऐसे मदर्स के लिए। वी शुड लिमिट देम, डू नॉट अलाउ देम फॉर अ हाई रिस्क एक्टिविटी। आप उनसे हेवी लोड्स ना उठाए, देयर इज अ रिस्क फॉर द न्यू बोर्न बेबी, मसला बन सकता है। तो हमने इनके काम को महदूद करना है। कैसे महदूद करोगे? अगर ये हैजर्ड्स किसी वर्क प्लेस में मौजूद हैं तो उधर से एक्सपेक्टेंट मदर को निकाल के एक आसान काम दे दे, नॉर्मल रूटीन का काम दे दे, जिसमें इसके लिए मसला ना हो, देयर इज नो रिस्क। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो उनके हावर्स रिड्यूस करें, नुकसान कम मिलेगा, एक्सपोजर कम होगा। ये भी पॉसिबल ना हो, आप छुट्टी दे दें उनको और पेमेंट साथ में दे दें। एज पर लॉस 3 महीने तक एक्सपेक्टेड मदर्स को पेमेंट विदाउट एनी ड्यूटी करनी पड़ती है। 1.5 महीने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले और 1.5 महीना एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बाद, टोटल 3 महीने आप वो मदर्स काम के लिए ना जाए, उनको सैलरी मिलेगी।
इट्स बाय लॉ, कानून इसके लिए मौजूद है। इसके अलावा बाज़ औक़ात वर्क प्लेस पे डिसेबल वर्कर्स काम करते हैं जो कि नॉर्मली अपने काम ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी ये बिल्डिंग से नहीं निकल सकते, ये महदूद बन जाते हैं। सपोज हमारे पास वर्क प्लेस पे कोई डिसेबल वर्कर मौजूद है, बिल्डिंग में ऑलरेडी लिफ्ट मौजूद है, नॉर्मली यही डिसेबल वर्कर लिफ्ट में ऊपर आके फिर ड्यूटी के बाद नीचे जा सकता है, देयर इज नो इशू। सपोज देयर इज अ फायर इमरजेंसी इन द बिल्डिंग, तो जो सप्लाई लिफ्ट के लिए है वो शट ऑफ हो जाती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी लिफ्ट विल नॉट वर्क। ये वर्कर तो ऑलरेडी बिल्डिंग में है, इसको निकालना है, तो इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। एक बंदा इसके लिए ड्यूटी पे लगाया जाता है कि आपने इसको निकाल देना है। इसको हम क्या कह देते हैं? इवोक्यूएशन बॉडी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ये बंदा मौजूद है ऑफिस में, इसको निकाल दें। Introducing the Helix, our first mobile stairlift able to climb and descend straight and curved staircases. This video will tell you everything you need to know to safely operate the Helix. The mobile stairlift comes fully assembled out of the box, although the battery will need to be charged before the first use. Though it is not necessary, you may remove the battery for charging if it is more convenient. The front of the control panel has a digital battery level display. Make sure the unit has enough battery power before each use. Once you're ready to use the stairlift, unbuckle the seat belt, then fold the seat down until it's locked into place. We recommend familiarizing yourself with the stairlift by practicing on flat ground, then climbing and descending straight and then curved stairs with no rider. To ascend a staircase with the mobile stairlift Helix, back the stairlift up to the staircase until the tracks are approximately 10 inches from the bottom stair. Lock the wheels and fold in the back handles. Make sure the rider has the seatbelt fastened low and tight around their hips. Turn the battery key to the on position and then press the red track lever while pulling the tracks out until they lock into place. Turn on the Helix by pressing the power button on the handlebar control panel. Turn the spring-loaded knob behind the backrest and pull up on the handlebar until it locks into place. Use the handlebar to tilt the stairlift back until the tracks are resting flat on the bottom stairs. Once the tracks are resting on the stairs, press the up button while pressing the handlebar towards the stairs to begin your ascent. While climbing or descending stairs, the handlebars should be pressed perpendicularly towards the staircase to maximize friction between the tracks and stairs. As you go around the curve of the staircase, continue to press the handlebar down and apply pressure to the right or left to guide the tracks around the curve. When you reach the top of the stairs, continue holding the up button and moving backward on the tips of the tracks until the front wheels have cleared the edge of the landing. Only then lean the handlebars forward to return the stairlift to its bottom four wheels. If you need to move across a straight landing to another stair. So this way we can make arrangements for disabled to move them or to evacuate them from the building. Next vulnerable group is lone workers. Lone worker, सबसे पहला आप इसकी डेफिनेशन, वो बंदा या वो वर्कर जो अपने टीम से कुछ फासले पे हो, and in case of any emergency he cannot depend on those colleagues, उसके दोस्त दूर हो, is considered as a lone worker. In case if he will face any problem, any violence, any issue, any accident, there will be no one to serve him. उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई बंदा नहीं हो। सपोज एक बंदा
गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ही इज ट्रेवलिंग इन डेजर्ट्स, अकेले, सपोज उसको कुछ हुआ, हु विल रिपोर्ट? नो वन। अगर चोर उनको पकड़ के मार दे और चोरी करे, हु विल रिपोर्ट? इफ इन केस ही सीरियसली इंजर्ड, उसको मारा पीटा भी हो, कौन रिपोर्ट करेगा? मतलब यह है कि लोन वर्कर साइड पे अगर अवेलेबल हो तो हमने उसके लिए कंट्रोल्स लेने हैं, बिकॉज द रिस्क लेवल फॉर द लोन वर्कर इज हाई. If he is in the team, there is no problem. Somebody can help, somebody can protect, but in case of lone worker, he cannot depend on anyone. इसलिए हम कहते हैं कि साइड पे कभी भी हम वर्कर्स को अकेले काम करने ना दे. If a worker is doing a simple job, he should be accompanied with another colleague. उसके साथ दूसरा साथी होना चाहिए, अकेले नहीं. Sometime, if you are working in an organization, they may tell you, this is a simple job. It's just excavation for 30 minutes. No. Deploy 2 persons. 2 बंदे लगाओ. Even ये दूसरा बंदा उधर बैठा ही रहे. If he is not doing anything, let him stay there. क्यों? In case of emergency, he will be the one who will report it. So, for major chances or for extreme chances, we allow only 2 workers to work in a single task. We will not allow single person to do a job there away from each one. Yeah, in the same place they can do the work. Like one worker is working at this corner of the room, the other one is working at that corner, there in this side. If they are together with a little distance where they can help each other, it's not considered as a lone worker. फिर लोन वर्कर नहीं होगा. एक बंदा इधर ट्रैफिक का और एक बंदा ट्रैफिक का यूनिवर्सिटी रोड पे और एक तहकाल में और एक हशनगरी में, दे आर कंसिडर्ड एज अ लोन वर्कर. क्यों? वो जो ट्रैफिक वार्डन है, ही इज वन सिंगल एंटिटी, वो एक ही बंदा है उधर, लेकिन नॉर्मली पब्लिक उधर है. Suppose somebody wants to beat him, to create violence for him, तो उसके जो और साथी है वो डिपेंड नहीं कर सकते, they cannot defend them. इसलिए हमने लोन वर्कर्स के लिए अरेंजमेंट्स करनी है. क्या अरेंजमेंट्स करेंगे? लोन वर्कर को चाहिए कि वो रात के अंधेरे में ना जाए. अगर वो चला जाता है तो उसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो. उसके पास मोबाइल कम्युनिकेशन, कोई मीडिया होना चाहिए, हर टाइम हम उनके साथ कम्युनिकेशन में रहे. उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, वैल्यूएबल चीजें साथ में ना लेके जाए, गलत जगह पे पार्किंग ना करें. ये सब कंट्रोल्स हैं लोन वर्कर्स के लिए. क्लियर? थर्ड स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट इज इवोल्युएट द रिस्क लेवल. हमने रिस्क इवोल्युएट करना है. As we discussed earlier, risk is the likelihood of a hazard to cause harm along with the severity of the hazard. Hazard के chances कि हमें नुकसान पहुंचाए और जो नुकसान पहुंचेगा उसकी शिद्दत. It's called a risk. अगर शिद्दत ज्यादा हो, chances भी ज्यादा हो या likelihood ज्यादा हो, we call it high risk. If the severity is more, the likelihood is less, we call it medium risk. If the likelihood is low, severity is low, we call it low risk. So risk is equal to likelihood into severity, multiplication. जब हम risk evaluate कर लेते हैं, we have 2 approaches. Either we can qualitatively evaluate the risk or we can quantitatively evaluate the risk, or we can semi-quantitatively evaluate the risk. Qualitatively का मतलब है कि हम
रिस्क के हवाले से जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, रिस्क लो है, रिस्क मीडियम है, रिस्क हाई है, इट्स अ क्वालिटी, लो मीडियम हाई इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेमी क्वांटिटेटिव, जिधर हम क्वांटिटी भी ले लें और डिस्क्रिप्शन भी ले लें, हम दोनों ले लें, नंबर्स भी ले लें और हम डिस्क्रिप्शन भी ले लें, इसको हम सेमी क्वांटिटेटिव कहते हैं। और बाज़ औक़ात हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। उसका मतलब है हम सिर्फ रिस्क को इवोल्युएट करें विद नंबर्स, सिर्फ नंबर्स। जो हमारे बुक में इधर है, हमने सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है। एनालिसिस कैसे करेंगे या इवोल्युएट कैसे करेंगे? हम लाइक्लीहुड और सिविरिटी को लेंगे और उनको नंबरिंग देंगे, और सिमिलरली हम उन नंबर्स को डिस्क्राइब भी करेंगे। सपोज वी हैव लाइक्लीहुड 1 मीन्स एक्सट्रीमली अनलाइकली, ये काम मुमकिन ही नहीं कि हो जाए। ये हैजर्ड क्या, जो नुकसान है, मुमकिन ही नहीं कि ये नुकसान मिले, 0% चांस, extremely unlikely। description हो गई ना, extremely unlikely is a description, quality, this is quantity। now for 5 we are very probable, the chances are maximum, very probable, बिल्कुल यकीनी ये काम होगा, ये हैजर्ड नुकसान यकीनन पहुंचाएगा। हम आते हैं 3 पे, पॉसिबल, चांसेस है कि नुकसान पहुंचे, शायद, वी आर नॉट क्लियर। और अनलाइकली हम कंसिडर कर लेते हैं मुमकिन नहीं या मुश्किल है, और लाइकली मुमकिन है, इट्स लाइकली टू हैपन, हो जाएगा ये। तो ये हमने नंबरिंग्स दी लाइक्लीहुड को, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वन इज सिविरिटी। जब हम रिस्क को इवोल्युएट करते हैं तो हमने लाइक्लीहुड और सिविरिटी दोनों को पहले इवोल्युएट करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास रिस्क आएगा। सिविरिटी हमारे पास सेम नंबरिंग 1 2 3 4 5। सिविरिटी वेरी माइनर इंजरी, बहुत छोटा नुकसान, इसमें आपको पट्टी वगैरह ना करना पड़े, आप हैमरिंग कर रहे हैं और नेल की जगह आपका उंगली लगी, तो जो ब्लड कोगुलेशन हुआ, उधर ब्लड जमा हुआ, आप उसके लिए डॉक्टर नहीं चले जाते, डॉक्टर जाओ मेरे ट्रीटमेंट करे, नहीं, इट्स अ वेरी माइनर इंजरी, नो नीड फॉर द डॉक्टर। बट इससे थोड़ी सी बड़ी इंजरी क्या है? फर्स्ट एड इंजरी। जब आपको नुकसान या कट्स लगा तो आपने सिर्फ पट्टी करनी है, उसके लिए ऑपरेशन नहीं करना। तो ये फर्स्ट एड इंजरी है, थोड़ी सी बड़ी, आपने क्या किया? फर्स्ट एड ले लिया, और उससे बढ़ के लॉस टाइम इंजरी, जिसमें वर्कर्स का टाइम ज्यादा हो जाता है, जाया हो जाता है। और ये स्टैंडर्ड्स के या रेगुलेशंस के अपने हैं, टाइम स्केल जो दिया है वो इनका अपना है। बाज ऑर्गेनाइजेशन या रेगुलेशन कहते हैं कि अगर 24 आवर्स से ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाए तो वो लास्ट टाइम इंजरी है। बाज कहते हैं कि 3 दिन से ज्यादा वेस्ट हो जाए वो लास्ट टाइम इंजरी है। हर एक अपना, अबू धाबी का अपना, दुबई का अपना, ओशा का अपना स्टैंडर्ड्स, निबोश का अपना स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, अगर कोई वर्कर साइड पे इंजर्ड हो जाए या बीमार हो जाए और उसको हम हॉस्पिटलाइज करें, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 5 6 जितना भी हो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, तो थोड़ा सा सिवियर और हुआ। और लास्ट पॉइंट पे हमारे पास डिसेबिलिटी इंजरी, कोई वर्कर काम की वजह से डिसेबल हो तो ये एक्सट्रीम होगा और ये लो।
क्लियर हुआ? अभी हम कहते हैं कि इन केस हमारे पास लाइक्लीहुड 1 हो और सिविरिटी हमारे पास 5 हो, अभी आप मुझे बताएं रिस्क कितना है? एक्सट्रीमली अनलाइकली डिसेबलिंग इंजरी, रिस्क कितना हुआ? कम है। सिविरिटी ज्यादा है लेकिन चांसेस कम है, मुमकिन ही नहीं ये काम हो, तो 1 × 5 रिस्क कम है। अभी मैं इसको चेंज करता हूं, 5 × 5 कर लेता हूं। वेरी प्रोबेबल डिसेबलिंग इंजरी, रिस्क कितना हुआ? बहुत ज्यादा। वेरी प्रोबेबल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, ज्यादा, बहुत ज्यादा। लाइकली डिसेबलिंग इंजरी, ज्यादा। तो इसी तरह हम दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ रिस्क आएगा। हमने लाइक्लीहुड इधर एक्स एक्सिस पे लिख दिया और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सॉरी वर्टिकल एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे हमने सिवियरिटी लिख की। फिर दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 1, 2 × 2 4, इस तरह 5 × 5 25। फिर हमने क्या किया कि रिस्क को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया। हम कहते हैं कि अगर रिस्क लेवल 1 से 2 हो, इफ द रिस्क लेवल इज 1 or 2, it's extremely low risk, insignificant risk, रिस्क 1 ही रहेगा, 1 0 कभी भी रिस्क नहीं होगा, it's 1, it will be always 1। और अगर रिस्क लेवल 3 से 4 तक हो तो हम कहते हैं कि रिस्क लो है। अगर 5 से 9 तक हो हम कहते हैं कि रिस्क मीडियम है। अगर 10 से 16 तक हो हम कहते हैं रिस्क लेवल हाई है। अगर रिस्क 20 से 25 तक है हम कहते हैं एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा रिस्क है। आपको इधर बहुत कंट्रोल्स लेने पड़ेंगे ताकि आप मीडियम पे आए, कम से कम मीडियम पे आए। बेहतर है कि आप लो पे आए लेकिन कम से कम मीडियम पे लेकर आए। हाई है, आप कम से कम मीडियम पे लेकर आए, बेहतर है आप लो पे लेकर आए। तो एक्सट्रीमली इनसिग्निफिकेंट रिस्क, लो रिस्क ग्रीन, येलो, मीडियम, हाई और एक्सट्रीमली हाई। समझ गए? अभी इधर मैं कह लेता हूं, अगर हमारे पास लाइक्लीहुड पॉसिबल 3 हो और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हमारे पास 4 हो, हम कहते हैं पॉसिबल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट 3 × 4 12। इधर देख ले 12 किधर है, इधर 3 × 4 12, ये भी 12। हाई, रिस्क हाई हुआ ना, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ेगा, रिस्क इज हाई। मैं पूछ लूंगा असद से, असद इफ द रिस्क लेवल इज as per the likelihood 4 into first aid injury, it's the level of risk is it's 8, it's medium। 4 × 2 8, it's medium। तो इस मैट्रिक्स के बुनियाद पे हमने रिस्क की रेटिफिकेशन करनी है, हमने इसकी रेटिंग करनी है, व्हाट इज द रिस्क लेवल। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आएगा वो आपका रिस्क लेवल है। जब आपके पास रिस्क लेवल हाई है या एक्सट्रीमली हाई है तो फिर आपको कंट्रोल्स लेने पड़ेंगे। कंट्रोल्स कैसे होंगे? सबसे बेहतर कंट्रोल वो एलिमिनेशन है। जो हैजर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जिस सोर्स में हैजर्ड है उस सोर्स को आप निकालें। जब सोर्स एलिमिनेट हुआ, हैजर्ड भी एलिमिनेट हुआ और रिस्क भी उसका एलिमिनेट हुआ। सबसे बेहतर तरतीब यह है। सपोज हम फर्नीचर का काम करते हैं, फर्नीचर में डस्ट मौजूद है, वर्कर बीमार भी हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, इंजरी हो सकती है। हमारे पास बेहतर कंट्रोल क्या है? फर्नीचर का काम, बनाने का काम छोड़ दे,
बेहतरीन कंट्रोल एलिमिनेशन। फर्नीचर बनाने का काम आप छोड़ दें, आप रेडीमेड फर्नीचर लेकर आए और उसको सेल करें। दिस इज एलिमिनेशन। आपने बनाना एलिमिनेट किया। आप मार्बल का काम कर रहे हैं, मार्बल कटिंग में हैजर्ड से मशीन आप यूज कर रहे हैं, हैजर्ड से बहुत मसले हैं। आप क्या कर लेते हैं कि आप कटिंग का काम या मार्बल पॉलिशिंग का काम आप छोड़ देते हैं, आप रेडीमेड लेकर आते उसको सेल कर लेते, तो आपने हैजर्ड एलिमिनेट किया। जब आपने मशीन एलिमिनेट किया, आपका हैजर्ड भी एलिमिनेट। सपोज ये पॉसिबल ना हो, फिर आपके पास सब्स्टिट्यूशन एक ऑप्शन है। ऐसे टूल्स इक्विपमेंट इस्तेमाल करें जिसमें नुकसान का खतरा कम हो, या नुकसान ना हो बेहतर है, या नुकसान का खतरा कम हो। आप सब्स्टिट्यूट करें। सपोज एक जगह पे आप जनरेटर इस्तेमाल करें जिसका नॉइस लेवल ज्यादा है, आप उसको सब्स्टिट्यूट करें एक छोटे जनरेटर से जिसका नॉइस लेवल कम हो, या सब्स्टिट्यूट करें यूपीएस से, नॉइस लेवल 0। तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एक हैजर्डस सब्सटेंस को लेस हैजर्डस पे या नॉन हैजर्डस पे, जिसमें वो नुकसान ना हो या कम हो। अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो उसके बाद हमें इंजीनियरिंग कंट्रोल्स लेने पड़ेंगे। इंजीनियरिंग टेक्निक्स हमने अपनाने होंगे ताकि हम हैजर्ड को और उसके रिस्क लेवल को कंट्रोल करें। अगर ये भी पॉसिबल ना हो, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स लेने हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना है, सुपरवाइजर लगा देनी है, वर्कर्स को ट्रेनिंग करवा देनी है, रिड्यूस एक्सपोजर कर देना है। इससे क्या होगा कि रिस्क लेवल कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपने वर्कर्स को पीपीई भी देनी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये सबसे कमजोर कंट्रोल है, डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो एलिमिनेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल, सबसे बेहतर कंट्रोल ये है। आप हैजर्ड को निकाल लो, उसके सोर्स को निकाल ले, उसका रिस्क खत्म हो गया। और सबसे कमजोर वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से, क्योंकि इसका ताल्लुक बिहेवियर के साथ। अगर वर्कर बिहेवियर पे आप इन्हिसार करोगे, शायद आप हादसा लेकर आओ, क्योंकि वर्कर्स फॉलो नहीं करते। वर्कर्स आर नॉट कीन फॉर इंप्लीमेंटेशन, समटाइम्स दे आर नॉट कंफर्टेबल विद पीपीई। ये जो पैटर्न हमने डिस्कस किया 5 × 5, बास कंपनियों में इट्स 3x3 मैट्रिक्स, 1 to 3 और 1 to 3 सिर्फ ले सकते हैं, लो मीडियम हाई। बास कंपनियों में 1 to 10 भी होता है, 1 to 3 up to 10 and then 1 to 3 up to 10, but then the classification is different। तो आप अगर किसी कंपनी में जाओ, आप 5x5 मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, आप 10x10 भी यूज कर सकते हैं, और आप 3x3 मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप काम कर रहे हैं। तो ये जो हमने डिस्कस किया ये गाइडेंस है। क्या है? गाइडेंस है, एक स्टैंडर्ड्स नहीं है, इट्स नॉट अ लेजिस्लेशन। हुकूमत या कानून या रेगुलेशन हमें नहीं कहते कि आप लाइक्लीहुड इस तरह लिखो, सीवियरिटी इस तरह लिखो, मल्टीप्लाई करो, नहीं। देयर इज नो लॉ फॉर दिस। द लॉ सेज इफ देयर इज अ रिस्क लेवल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, टेक कंट्रोल्स। आपने आइडेंटिफाई कर देना है रिस्क कितना है, इट्स अप टू यू। आप 3/4 करो, आप 3/5 करो, इट्स अप टू यू। आप 4/5 करो और आप 4/3 कर दे, इट्स अप टू यू। कानून इसके हवाले से कुछ नहीं करता, लेकिन आपने रिस्क लेवल कैलकुलेट करके कंट्रोल्स लेने हैं बस। हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टैंडर्ड्स मौजूद है, नेशनल लेवल पे भी स्टैंडर्ड्स मौजूद है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स भी मौजूद है, और रेगुलेटर्स की तरफ से हो भी क्या है, गाइडेंस मौजूद है। आपने फॉलो जिसको भी करना हो, सब टू यू। लेजिस्लेशन आपने लाजमी फॉलो कर देने हैं, उसके साथ आपका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। इंडस्ट्रियल गाइडेंस, कल जो आपने ये जो वीडियो आपने दिखाई, इनकी गाइडेंस होनी चाहिए, हाउ दे कैन वर्क सेफली इन द वर्क प्लेस।
और रेगुलेटर्स बाज़ औक़ात होते हैं, जिस तरह ओशा है, ये रेगुलेटर्स अथॉरिटीज हैं, HEC रेगुलेटर्स है, ये रेगुलेट कर लेते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा जब आप कंट्रोल ले लेते हैं और जो रिस्क आपके साथ बच जाता है, हम उसको कह देते हैं रेजिडुअल रिस्क। जब आप कंट्रोल्स ले लेते हैं और रिस्क आपके साथ बाकी जो बच जाता है, आप एक्सट्रीमली हाई से मीडियम पर आए, तो मीडियम में आपका रिस्क कम से कम 6, 7, 8 है, तो जो वैल्यू 6 या 7 या 8 है, ये आपका रेजिडुअल रिस्क है, बाकी मानदा रिस्क जो बाकी रह गया साइड। इसके अलावा बाज़ औक़ात रिस्क अनएक्सेप्टेबल होगा, you cannot work if the risk is extremely highly, ये रिस्क अनएक्सेप्टेबल है, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात रिस्क टॉलरेबल होता है, कोई काम बहुत खतरनाक हो लेकिन कुछ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए आप उसको टॉलरेट कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। यहाँ ये रिस्क एक्टिविटी है, मैंने सिर्फ 2 मिनट में कर देनी है, बस 2 मिनट में इसको कंप्लीट करके रिस्क अपने आप पे ले लेना, इट्स अ टॉलरेबल। आसान एग्जांपल मैं आपको दूंगा। हम अबू धाबी में काम कर रहे थे, वो फाइनेंशियल रिस्क है, सही है, इट्स अ फाइनेंशियल रिस्क। हम एक जगह पे ट्रायल पिट कर रहे थे, छोटा सा एक्सकेवेशन, कि हमें नीचे अंडरग्राउंड सर्विसेज का पता चले कि नीचे कौन कौन से सर्विसेज हैं, छोटा सा एक्सकेवेशन, वो भी आप हैंड शावल से करेंगे। तो उसके लिए अगर आप NOC के लिए वेट कर लेते हैं, इट टेक्स 25 डेज, 30 डेज, और काम है 15-20 मिनट, तो आप क्या कर लेते हैं, टॉलरेट, हम टॉलरेट कर देंगे इसको, या तो 5-6 हज़ार का फाइन आएगा, और या 10-15 मिनट में ये काम निपटा देंगे। तो आप फाइनेंशियल लॉस को टॉलरेट कर लेते हो, बर्दाश्त कर लेते हो। दूसरा, आप एक साइड पे काम कर रहे हो और साइड पे क्रेन के साथ रिगर चाहिए, जो क्रेन को सिग्नल दे, रिगर अवेलेबल नहीं, आप एक नॉर्मल वर्कर को साइड पे लेकर आ जाते हो, आप उसको थोड़ा सा आइडिया दे देते हो, उसके बाद काम उसी से ही चला देते हो, वो रिगर नहीं है, इज नॉट अ कॉम्पिटेंट, बट स्टिल यू आर टॉलरेटिंग द रिस्क, आप रिस्क को बर्दाश्त कर लेते हो। काम थोड़े से टाइम का 10 मिनट का है, अभी मुझे और कोई बंदा हायर करना पड़ेगा सप्लायर से, वो बंदा आएगा, टाइम लगेगा, 5-10 घंटे लगेंगे, मैं उसको टॉलरेट कर लेता हूँ रिस्क को 5-10 मिनट के लिए। इट्स हाई, छोटा रिस्क नहीं है, लेकिन मैं टॉलरेट कर देता हूँ, बर्दाश्त कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात रिस्क कम हो तो हम एक्सेप्टेबल रिस्क उसको कह देते हैं। रिस्क बहुत ज्यादा प्रॉपरली कंट्रोल हो चुका है या ऑलरेडी एक्सट्रीमली लो है, हम उसको कह देते हैं रिस्क इज एक्सेप्टेबल। इसके अलावा प्रायोरिटीज और टाइम स्केल, वो भी हम रिस्क लेवल पे ले लेते हैं। अगर किसी एक्टिविटी में या हैजर्ड में रिस्क लेवल ज्यादा हो, हम उसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। व्हाई? बिकॉज दे कैन गिव मोर हार्म टू अस, और जिसमें रिस्क लेवल कम हो हम प्रायोरिटी कम देते हैं, क्योंकि इधर नुकसान ज्यादा है, सिवियरिटी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है, लाइक्लीहुड ज्यादा है, और इधर कम है, इसलिए हम प्रायोरिटी थोड़ा कम दे देते हैं। इसी तरह अगर हाई रिस्क हो तो हम उसको टाइम स्केल कम देंगे, जितना जल्दी मुमकिन हो आप ये कंट्रोल ले लें, आप 1 महीने इंतजार ना करें, रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल जितना जल्दी हो आप ले लें, इमीडिएटली 1 घंटा 2 घंटे इसी दिन। इसके अलावा अगर हमारे साथ रिस्क लेवल लो हो, हमारे साथ रिस्क लेवल लो हो, तो हम उसको प्रायोरिटी उसको थोड़ा सा कम देते हैं, और टाइम स्केल भी अकॉर्डिंगली हम ज्यादा देते हैं। सिमिलरली, if we have medium risk, we can give medium priority.
we can give suitable time, appropriate time, कि वो कंट्रोल हम उस टाइम के अंदर ले सके. क्लियर? Fourth step of risk assessment is to record the significant findings. जो आपने hazards identify किए आप उनको लिख दें. जो आपने pupil, group of people who might be harmed and how, पूरा लिख दे आप. जो आपने रिस्क इवैल्यूएट किया आप उसको लिख दें. जो कंट्रोल्स आपने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, पीपीई, आप इनको लिख दें, इनको रिकॉर्ड कर दें. हैजर्ड्स, ग्रुप एट रिस्क, इवैल्यूएट द रिस्क, एक्शन प्लान्स, डेट एंड टाइम ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन और रिव्यू डेट. जो जिस डेट पे आप इसको लिख दें वो भी आप मेंशन करें और इसका रिव्यू डेट भी लिखिए. रिव्यू डेट इसका नॉर्मली 1 साल बाद ही होता है, एनुअल रिव्यू. आज 23 जून, तो अगर आज आप रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बना देते हैं तो 22 जून 2023 को आपने रिव्यू कर देना है. नेक्स्ट स्टेप इज रिव्यू. रिव्यू जिस तरह हमने डिस्कस किया, either it will be annually review or there is other reasons which lead to a risk assessment review. अगर प्रोसेस चेंज हो जाते हैं तो हर एक प्रोसेस में हैजर्ड्स मुख्तलिफ, उसका रिस्क लेवल मुख्तलिफ, आपको रिस्क असेसमेंट रिव्यू करना पड़ेगी. सब्सटेंसेस चेंज हो जाते हैं या रॉ मटेरियल्स चेंजेस हो जाते हैं, इक्विपमेंट चेंज हो जाते हैं, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है या पर्सनल चेंज हो जाते हैं, सेफ्टी ऑफिसर चेंज हुआ या ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट चेंज हुआ, इवन लॉ चेंज हुआ. रिव्यू रिस्क असेसमेंट. इफ देयर इज एन एक्सीडेंट, योर रिस्क असेसमेंट इज नो मोर वैलिड. एक्सीडेंट क्यों हुआ, आपने कंट्रोल्स भी लिए फिर भी एक्सीडेंट हुआ, इट मींस योर कंट्रोल्स आर नॉट इनफ. इट मींस यू हैव मिस्ड सम हैजर्ड्स. या कोई नियर मिस हुआ या कोई इल हेल्थ हुआ, you have to review the risk assessment. This is step 5. Near miss, if we have a hazard and it showed its hazardous nature or its harm, but it didn't give harm to any person. बाल बाल बचना. नुकसान की सलाहियत मौजूद है वाकये में, लेकिन वाकये में नुकसान नहीं पहुंचा, हम इसको नियर मिस कहते हैं, बाल बाल बचना. और अगर नुकसान मिला फिर हम उसको एक्सीडेंट कहते हैं, इट्स एक्सीडेंट. जिस तरह कल वीडियो, अगर ये ब्लास्ट हो जाता लेकिन सब बंदे बच गए, इवन इट्स अ प्रॉपर्टी लॉस, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, इट्स एन एक्सीडेंट. और अगर ये बंदे जो मुतासर हुए वो उनको नुकसान मिला, इट्स एन एक्सीडेंट. We discussed regarding the vulnerable workers, young person under 18, lack of experience, physical mental maturity कम है, poor perception, peer group pressure, influence, eager for willing any work, हर एक काम के लिए ये रेडी. कंट्रोल्स क्या है, हाई रिस्क एक्टिविटी इनसे ना करवाए इनके टाइम और वर्क लिमिट कर दे. एक्सपेक्टेड मदर्स, केमिकल हैजर्ड्स इनके लिए है, बायोलॉजिकल, मैनुअल हैंडलिंग, टेम्परेचर, होल बॉडी वाइब्रेशन, आयनाइजिंग रेडिएशंस, ये सब इनके लिए खतरा है. आप इनके लिए कंट्रोल ले लें, एक्सपोज ना करवाएं इनको, इनके काम चेंज कर दें या इनको इनके जो टाइम है, इनके हावर्स है वो रिड्यूस कर दे और या इनको छुट्टी दे. डिसेबल वर्कर्स जो नॉर्मली अपने काम कर सकते हैं लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर सिचुएशन कोई हार्ड या टफ सिचुएशन बन जाता है, दे आर हेल्पलेस, ये कुछ नहीं कर सकते, दे आर डिसेबल. तो इनके लिए फिर हमने क्या कर देना है, इवैक्यूएशन बड़ी अरेंज करनी है. इसके अलावा लोन वर्कर्स, वो वायलेंस को एक्सपोज हो सकते हैं. इसके अलावा अगर इंजर्ड हो जाए या इल हो जाए, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, इसलिए ये वल्नरेबल ज्यादा है. So this is a discussion regarding a risk assessment.
Now we will discuss general controls or general hierarchy of controls. जब हमारे पास वर्क प्लेस में किसी एक्टिविटी में किसी हैजर्ड में रिस्क लेवल ज्यादा हो, then we have to take control measures. How we can take control measures? We have to use a general hierarchy. हमने एक हायरार्की यूज करनी है. हायरार्की क्या है? ये एक तरतीब है. देयर इज अ प्रोसीजर. जो सबसे बेहतरीन कंट्रोल है वो पहले आप ले लें, जो उससे कमजोर है वो नीचे आप लिख दें, जो उससे कमजोर और नीचे, जो सबसे कमजोर वो सब नीचे. दिस इज कॉल्ड हायरार्की. बेहतरीन ऊपर, कमजोर नीचे. तो बेहतरीन कंट्रोल क्या है वर्क प्लेस के लिए कि आप हैजर्ड को एलिमिनेट करें. जो हैजर्ड मौजूद है उसका सोर्स आप रिमूव कर दें तो उसका हैजर्ड भी खत्म और इसका रिस्क लेवल भी खत्म. आपको कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी कंट्रोल हो गया. एलिमिनेशन इज कंट्रोल. इसके अलावा अगर पॉसिबल ना हो तो फिर आपने एक सेफ प्लेस बनानी है. जो वर्क प्लेस है आपने उसको महफूज बनाना है. आप कैसे महफूज बनाओगे? इंजीनियरिंग कंट्रोल्स. क्योंकि इंजीनियरिंग कंट्रोल्स फिजिकल प्रोटेक्शन देती है. इट प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम द हैजर्ड्स. सपोज वर्कर्स वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, दे हैव द फेस शील्ड. व्हाट इज फेस शील्ड? इंजीनियरिंग कंट्रोल. व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर? इंजीनियरिंग कंट्रोल. इसके अलावा अगर ये पॉसिबल ना हो फिर आपने एक सेफ बंदा बनाना है. जब जनरेटर की आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते तो आप बंदे को सेफ करवाओ, उसको पीपी दे दो प्रॉपर, और इंश्योर करें कि वर्कर्स उनको फॉलो भी करें. आप तो पीपी दे रहे हो लेकिन आया वर्कर्स फॉलो करें कि नहीं? हमारे साथ क्या होता, सपोज workers are working in excavation using hand shovel. Sometime if we are visiting other site, we have seen workers not wearing gloves, and whenever we ask them where are your gloves, he has to bring it from his pocket and show it's here. Sometimes they have to take it out from the helmet के अंदर रख देते थे वो. तो मकसद हेलमेट के अंदर रखना नहीं. इट मींस इट्स डिपेंडेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ द वर्कर. वो कैसे बिहेव करता है. सम वर्कर्स यू माइट सी दे आर वेयरिंग ग्लव्स बट सम ऑफ देम दे हैव इन द हेलमेट्स, सम ऑफ देम दे हैव इन देयर पॉकेट्स. सब टू द बिहेवियर. इसलिए हम इन्हिसार नहीं करते बिहेवियर. नाउ वी विल डिस्कस द हायरार्की ऑफ कंट्रोल. As discussed, elimination is the most suitable and better control. Eliminate the source, eliminate the hazard, eliminate the risk. The next is substitution. If there is a hazard and a source, you cannot remove it, then substitute it with a less hazardous or a non-hazardous. उसको ऐसे सोर्स पे रिप्लेस करें जिसमें हैजर्ड का नेचर कम हो या जीरो हो. आप एक केमिकल यूज करें वो इंतहाई खतरनाक है, आप कम खतरे वाला केमिकल यूज करें. इंजीनियरिंग कंट्रोल्स अगर ये पॉसिबल ना हो फिर आपने इंजीनियरिंग कंट्रोल्स लेनी है जिससे वर्क प्लेस सेफ हो. उसमें सबसे पहले आइसोलेशन और टोटल इंक्लोजर. जो खतरा मौजूद है आप उसको इनक्लोज करो, किसी चीज में बंद कर दें या माहौल से आइसोलेट कर दें. जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है उधर से आइसोलेट कर दें. सपोज हमारे साथ एक हैजर्ड है नॉइस का. टोटल इंक्लोजर इसका क्या है कि इस जनरेटर को आप एक रूम में बंद कर दें कि ये नॉइस बाहर ना आए. It will reduce the noise level or it will control the noise level. ये total enclosure हो गया.
इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। और बाज़ औक़ात जनरेटर के ऊपर कुछ प्रोटेक्शंस होती है, अगर वो प्रोटेक्शन बंद हो तो नॉइस कम होगा, लेकिन अगर वो प्रोटेक्शन जैसे हम खोल देते हैं, देयर इज अ नॉइस। जो नए जनरेटर से अगर उसका डोर आप ओपन कर दे, देयर इज टू मच नॉइस। व्हेन यू विल क्लोज द डोर, द नॉइस इज टू मच रिड्यूस्ड। It's engineering control. The source is totally enclosed, or sometimes we can do isolation. Isolation is the separation from the normal environment. Suppose आसान एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये एक हैजर्ड है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आइसोलेट कर लेते हैं। हम बजाय इसके कि हम इधर करीब रख के, हम इसको थोड़ा सा अपने साथ या अपने आप से आइसोलेट कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल लाइंस है इधर ही है, किसी और जगह में तो नहीं, लेकिन ये आइसोलेट हो चुके हैं। नॉर्मल जो स्लैब आप कहें या नॉर्मल जो इधर सेटअप है उससे आइसोलेट हो चुके हैं ताकि हमें नुकसान ना पहुंचे। ये कंट्रोल किधर से आया, इंजीनियरिंग कंट्रोल। एक शेयर है, शेयर जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप उनको पंजरे में डाल देते हो, नॉर्मल एनवायरनमेंट से वो आइसोलेट हुआ कि नहीं, आइसोलेशन। सिंपल एग्जांपल, आप उसको नॉर्मल एनवायरनमेंट से आइसोलेट कर लेते हो, फिर बच्चे भी आ जाते हैं कुछ नहीं होता, बड़े भी आ जाते हैं कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने हैजर्ड आइसोलेट किया। लेकिन जैसे आप उसका डोर खोल लेते हैं, आइसोलेशन खत्म हो गई, हैजर्ड नुकसान दे सकता है। इट्स अ इंजीनियरिंग कंट्रोल। इसके अलावा अगर ये पॉसिबल ना हो, अगर ये पॉसिबल ना हो तो आप सिग्रीगेशन करें या सेपरेशन करें। क्या करें, सिग्रीगेशन या सेपरेशन करें। जनरेटर नॉइस का हमें मसला है, जितना आप जनरेटर को दूर रखेंगे उतना क्या होगा, उसका जो नॉइस लेवल है वो कम पड़ेगा। थोड़ा दूर रखो इसको या सेपरेट कर दो, इधर ना रखिए, दूसरे रूम में रखो, सेग्रीगेशन। और या दूर रख दे, सेपरेशन, फासला पैदा करे, उसका नॉइस लेवल कंट्रोल हो जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं, सपोज ये भी पॉसिबल नहीं, फिर आप पार्शियल इंक्लोजर कर सकते हैं कि जो हिस्सा हम इस्तेमाल नहीं कर रहे और हमें नुकसान दे सकता है, उसी हिस्से को आप इनक्लोज कर दें, और जो हिस्से हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप खुला छोड़ दें। ये लाउड स्पीकर है, अगर ये कवरिंग सेम में इधर लगा लो, ये टोटल इंक्लोजर हुआ, लेकिन इधर मैंने चेंज किया, क्यों, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए। ये लैपटॉप आपका है, टोटल इंक्लोजर तब होगा कि इसके सब साइड एक जैसे बंद हो। ये आपका स्क्रीन, अगर पीछे जो अरेंजमेंट है अगर उसको हम आगे भी लगा लें, ये पार्शियल इंक्लोज हुआ। ड्रिल मशीन, जो बेड है वो आपने ड्रिलिंग के लिए यूज करनी है वो खुली है, लेकिन जो मशीन है इट्स इनक्लोज्ड, इसको हम कहते हैं पार्शियल इनक्लोज्ड। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक हैजर्ड के लिए हम ये नहीं ले सकते, अगर ये पॉसिबल नहीं है फिर आपके पास ऑप्शन है सेफ्टी डिवाइसेस। अब सेफ्टी डिवाइसेस लगा लें एज अ कंट्रोल। सेफ्टी डिवाइसेस का मतलब है कि अगर ये इक्विपमेंट सेफ कंडीशन में आप यूज करेंगे, सेफ तरीके से यूज करेंगे, तो ये मशीन चलेगी। बट इफ यू विल डू अनसेफ वर्क ऑन द मशीन, इट विल नॉट स्टार्ट। माइक्रोवेव ओवन, जब उसका डोर खुला हो, आप 1000 दफा बटन प्रेस करें, स्टार्ट नहीं होगा।
because there is a safety device inside, and the device doesn't allow it to start in case of any unsafe condition. Once you will close the door, the oven will start. The same we have for many other equipments. अगर वो safe condition में हो, आप safe काम कर रहे हो उससे, it will start. Until and unless you will bypass it. अगर आप उसको bypass करो, safety device निकालो, फिर काम करेगी. Even the door is open, because you bypass it. Next one is, if the engineering controls are not feasible, then we have to move for administrative controls. Then the organization should take some actions as a control for the protection of workers. How? Safe system of work. Organization ने काम के हवाले से एक safe system बनानी है. They have to implement the safe system of work, जिसमें people वो भी महफूज बने, plants भी safe हो, premises भी safe हो और process भी safe हो. आपका safe system of work बन गया. ये फैसला एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है. अगर ये भी पॉसिबल ना हो, सेफ सिस्टम आप नहीं बना सकते, फिर आप क्या करो? रिड्यूस एक्सपोजर. आपने एक्सपोजर कम कर देनी है. एक्सपोजर का ताल्लुक दो चीजों के साथ है, टाइम के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ. जितने भी सेफ्टी हैजर्ड्स हैं, हेल्थ हैजर्ड्स नहीं, सेफ्टी हैजर्ड्स, उनका ताल्लुक टाइम के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ है. एक वर्कर ड्रिल मशीन यूज करता है, देयर इज सेफ्टी हैजर्ड्स, क्योंकि वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है फॉर हिज सेफ्टी. अगर एक वर्कर 8 घंटे ड्रिल मशीन यूज करता है, दूसरा 4 घंटे यूज करता है, जो 8 घंटे वाला है उसका एक्सपोजर ज्यादा है, उसको नुकसान मिलने के चांसेस भी ज्यादा है. एक वर्कर वीकली 8 घंटे 3 दिन के लिए काम करता है और दूसरा 6 दिन के लिए. फ्रीक्वेंसी एक का 3 दिन और एक का 6 दिन, तो 6 दिन वाले ज्यादा एक्सपोजर है, नुकसान उसको ज्यादा मिल सकता है, चांसेस ज्यादा है कि उसको नुकसान मिले. तो आप टाइम ऑफ एक्सपोजर कम कर दे, या उसका टाइम कम कर दे या फ्रीक्वेंसी कम कर दे, तो उसका एक्सपोजर कम हुआ. क्लियर हुआ? ये सेफ्टी हैजर्ड्स के लिए है, हेल्थ हैजर्ड्स के लिए नहीं. यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट फॉर हेल्थ हैजर्ड्स. हेल्थ हैजर्ड्स के लिए एक और ऑप्शन भी है, इसलिए हम कहते हैं रिड्यूस टाइम ऑफ एक्सपोजर. उसके लिए एक ऑप्शन और भी है. सेफ्टी के लिए हमारे पास 2, हेल्थ के लिए हमारे पास 3. हेल्थ के लिए क्या है? ये जो जनरेटर है इसका नॉइस लेवल ज्यादा है, आप उसका नॉइस लेवल कम कर दे, फिर वर्कर का टाइम भी कम कर दे और फिर वर्कर का फ्रीक्वेंसी भी कम कर दे, वर्कर इज सेफ. इधर हमने इंटेंसिटी भी ले लिया, नॉइस इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी मैटर कर रहा है. अगर इंटेंसिटी आप रिड्यूस कर लेते हो, फिर आप टाइम बढ़ाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम. टाइम फिर बढ़ाएं. आप जनरेटर लेकर आते हो जो कि नॉइस क्रिएट नहीं करता, 4 घंटे की जगह 20 घंटे काम करो सपोज, देयर इज नो नॉइस, वर्कर्स आर सेफ. 4 घंटे की जगह आप 8 घंटे करो, 10 घंटे करो, नो प्रॉब्लम. लेकिन नॉइस लेवल ज्यादा है, फिर 10 घंटे की जगह 4 घंटे करो. तो इससे क्या होगा? रिड्यूस टाइम ऑफ एक्सपोजर. इंटेंसिटी भी कम, टाइम भी कम और फ्रीक्वेंसी भी कम. ये हेल्थ हैजर्ड्स के लिए है. अभी अगर मैं ये कहूं कि आप टाइम तो कम करें, फ्रीक्वेंसी भी कम कर दें, लेकिन नॉइस लेवल बढ़ाए नहीं, तीनों कम कर देने, तब वर्कर्स महफूज होंगे. लास्ट पे हमारे साथ है इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग. वर्कर्स को आप मालूमात दे दें, उनको कंप्यूटर बनाए. अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप टाइम कम करें, इंटेंसिटी कम करें, फ्रीक्वेंसी कम करें, फिर वर्कर्स को ट्रेन कर दें. क्या वो पीपी रखे अपने पास, पीपी लगाए प्रॉपरली,
give them information regarding PPE, regarding safe system of work, उनको ट्रेनिंग दे, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दे, और साथ में सुपरविजन भी करें कि वर्कर्स को जो मालूमात मिली है वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। लास्ट ऑप्शन पे हमारे पास पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, बिहेवियर बेस्ड अरेंजमेंट्स इन द वर्क प्लेस। इक्विपमेंट्स या क्लोथिंग्स जो एक वर्कर्स पहन लेता है या अपने जिस्म पे डाल देता है और वो उसके जिस्म की हिफाजत करे फ्रॉम सेफ्टी हैजर्ड्स, फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड्स, उसको हम पीपीई कह देते हैं। तो ये हमारे पास कंट्रोल है। सबसे पहले कंट्रोल, बेहतरीन कंट्रोल एलिमिनेशन का, उससे थोड़ा सा कमजोर सब्स्टिट्यूशन, उससे कमजोर इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, आइसोलेशन, सेपरेशन, पार्शियल एंक्लोजर, सेफ्टी डिवाइसेस, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। अगर ये पॉसिबल ना हो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ले ले, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रिड्यूस एक्सपोजर, रिड्यूस टाइम ऑफ एक्सपोजर, इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, सुपरविजन और पीपीई। जब आप वर्क प्लेस में हैजर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, वर्कर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, पीपल को आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क को इवोल्युएट करेंगे, फिर आपने कंट्रोल्स लेने हैं। तो कंट्रोल्स कैसे लेंगे? इसको फॉलो करेंगे। बेहतरीन कंट्रोल इस चीज को निकाल दे, पॉसिबल नहीं सब्स्टिट्यूट करवाए, पॉसिबल नहीं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। कौन सा? पहला आइसोलेशन पॉसिबल नहीं, सेपरेशन पॉसिबल नहीं, पार्शियल इंक्लोजर पॉसिबल नहीं, सेफ्टी डिवाइसेस पॉसिबल नहीं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं, रिड्यूस एक्सपोजर पॉसिबल नहीं, रिड्यूस टाइम ऑफ एक्सपोजर, इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और फाइनली पीपीई। दिस इज अ रिस्क असेसमेंट। किसी को कोई शक हो, ये जितनी चीजें आपने हैजर्ड आइडेंटिफाई किए, रिस्क आइडेंटिफाई किए, इवैल्यूएट किए, कंट्रोल्स लिख दिए, टाइम स्केल आपने लिख दिए, प्रायोरिटीज आपने लिख दिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपने लिख दिया, इट्स अ रिस्क असेसमेंट। चीजें आप रिकॉर्ड कर दे, लिख दे इसको, और कुछ अरसे के बाद या कुछ रीजन से आप इसको रिव्यू कर दे। 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट।